असीम तारा प्रणाली के ऊपर रमेश घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगा। उसने सचमुच अर्जुन से लोगों को वश में करने में इतनी कुशलता की उम्मीद नहीं की थी, और उसके तरीके भयानक थे। वह सचमुच उसे अपंग बना देगा। वह खुद को बहुत ऊंचा समझता था, अपनी अजेयता पर विश्वास करता था और अपनी असाधारण युद्ध कौशल को महत्व देता था। अब जबकि दूसरे पक्ष ने उसे दबा दिया था और उसे अपंग बनाने ही वाला था, वह इसे कैसे सहन कर सकता था? हालांकि उसे अभिमान था, अगर वह छत के नीचे रहते हुए आत्मसमर्पण नहीं करता तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होता। वह अपंग होकर अवसाद से मरने को तैयार नहीं था। उन्होंने कटुतापूर्वक त्यागपत्र देते हुए कहा, मैं आपके सामने समर्पण करने को तैयार हूं। अपने अनुयायी बनो। आपकी दिव्य शक्ति बहुत विचित्र है। ये दूसरों की आंखों को भेदने के लिए स्टील के ब्लेड में भी बदल सकता है, और यह आकर्षण का एक संकेत पैदा कर सकता है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं हो जो अपनी अजेयता में विश्वास करता हो। तुम तो शैतान जैसे हो। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब उसने दूसरे पक्ष को ये कहते सुना कि उसमें एक आकर्षक गुण है, तो उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और तुरंत जवाब दिया, आकर्षण से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं मर्दाना ऊर्जा से भरी हूँ। आकर्षण, आपने मुझे गलत समझा होगा। उसने धीरे से तारामंडल की ओर देखा और बड़े मन से कहा, मैं तुम्हारे जितना तुच्छ नहीं हूँ। अब जब मैंने तुम्हें हरा दिया है तो स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें अपमानित नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा, लेकिन शुक्र है कि तुम मेरे अनुयायी बन गए हो। चूंकि ऐसा है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो अपने चचेरे भाई को 2-4 घूंसे मारो और अपने अनुयायियों से कहो, अब से तुम सब मेरे अधीन रहोगे। मैं अपने अधीनस्थों में कोई भी कपटी हृदय नहीं चाहता। उसकी आवाज बेहद नीरस थी, लेकिन उसमें से एक हल्की सी हत्या की नीयत निकल रही थी। उसने पर्पल थंडर कबीले के बहुत से सदस्यों को मार डाला था, उसके हाथों अनगिनत खून के कर्च थे, और उसके शरीर पर एक बहुत ही ठोस हत्यारी आभा पहले ही जमा हो चुकी थी। इस दृश्य का साक्षी बनो। न जाने क्यों, रमेश को अचानक डर का एहसास हुआ। दूसरे पक्ष को अपनी अजेयता पर पूरा भरोसा था और वह उदार था। हालांकि वह उससे द्वेष रखता था और उसे अपंग बनाने का इरादा रखता था, फिर भी अंततः वह उसे अपने साथ रखने को तैयार हो गया। ऐसा अस्तित्व, अगर वह अभी नहीं मरा तो भविष्य में निश्चित रूप से महान उपलब्धियां हासिल करेगा। तुरंत उसने दांत पीसते हुए धीरे से उठकर तेजस को, जो तारामंडल में खड़ा था, आश्चर्य से देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से अपने हाथ में भूत-ज्वाला भाला थाम लिया। चचेरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? रमेश को कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी, इसलिए उसने अर्जुन से लड़ने की बजाय उसकी ओर कदम बढ़ाया। तेजस के मन में संदेह गहरा गया और वह बोलने से हिचकिचाने लगा। उसके पास एक और शब्द कहने का समय नहीं था। तारामंडल के ऊपर अचानक एक विशाल श्वेत ज्वाला प्रकट हुई। उसकी स्तब्ध दृष्टि के नीचे एक दिव्य राजा जैसी आकृति प्रकट हुई और दूर से उस पर मुक्का मारा। बूम! चाहे जो भी हो, रमेश आखिरकार एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति था जिसने 6 दिव्य शक्तियों की साधना की थी। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। हालांकि वह अर्जुन से कमजोर था, लेकिन तेजस के सामने उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने केवल 3 दिव्य शक्तियों की साधना की थी। अचानक चौंककर तेजस ने तुरंत खून की उल्टी कर दी और अपने चचेरे भाई को अविश्वास से देखा। उसकी आंखें भय से भर गईं। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने जो दृश्य था वह वास्तविक था। चचेरे भाई, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? क्या तुम शायद अर्जुन पर मोहित हो गए हो? तेजस थोड़ा कांप उठा। उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि उसका चचेरा भाई उस पर हमला कर देगा। उसकी आंखों में डर था, पर उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। उसे अपनी ताकत का अंदाजा था, रमेश के लिए तो वह एक छोटी सी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने अब भगवान अर्जुन के आगे समर्पण कर दिया है। मैं उसका अनुयायी बनने को तैयार हूँ। तुम्हें उससे द्वेष है। भगवान अर्जुन बहुत उदार हैं। वे आपको मारना नहीं चाहते। इसलिए मैं आपको बस कुछ घूंसे मार रहा हूँ। बस सहन कर लो। लंबे दर्द से बेहतर है कि थोड़ी सी पीड़ा हो। मनमुटाव दूर करो। मेरे साथ अर्जुन का अनुयायी बनना शायद एक अच्छा विकल्प हो। रमेश ने ऐसे शब्द कहे कि वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उसके शब्द बेहद गंभीर थे और उसकी नजरें गंभीर। ये कैसे संभव है? तेजस अविश्वास में चिल्लाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका चचेरा भाई किसी और का अनुयायी बन गया है, और वह पीछे हटा रहा। लेकिन उन्होंने केवल 3 दिव्य शक्तियों की ही साधना की थी। वह रमेश से कैसे लड़ सकता था? दिव्य राजा के विशाल प्रेत ने अचानक अपने हाथ में पकड़ा हुआ लंबा भाला फेंका, जो उसे बार बार छेद रहा था। हालांकि तेजस के हाथ में धधकता भाला कानून के स्तर पर था, फिर भी वह रमेश के प्रहारों का सामना नहीं कर सका। कुछ ही क्षणों में उसके पेट पर खून की परत दर परत जम गई और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। चचेरे भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा हृदय अजेय नहीं होना चाहिए? उसे अपंग बना दो। शत्रु का अनुयायी क्यों बने? एक नए व्यक्ति के आगे क्यों झुकना?
तेजस ने दर्द से अपना पेट पकड़ लिया, उसकी आंखें सदमे से भर आईं, और वह दर्द से चीख पड़ा। उसके साथ प्रतिभाशाली लोगों के समूह को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना गौरवशाली मानव किसी और के आगे झुक जाएगा। आओ, मैं तुम्हें ठीक से बताता हूँ। रमेश ने उसे उठाया और कहा, मेरी शक्ति अर्जुन से कम है। अब तुम्हारी वजह से मैं उससे हार गया। अगर मैं उसके सामने समर्पण नहीं करता तो मैं अनिवार्य रूप से अपंग हो जाऊंगा। ये सच है कि मुझे अपनी अजेयता पर विश्वास है, लेकिन अगर मेरे पास शक्ति नहीं है तो मरना बेहतर है। अगर तुम इतने घमंडी न होते और उसे उकसाते न, तो बात यहाँ तक क्यों पहुँचती। मूल कारण तुम्हारी गलती है। अब ये घूंसे तुम्हारे ही लायक हैं। उसकी आवाज गिरती जा रही थी, वह लगातार घूंसे बरसा रहा था, मानो अपना गुस्सा निकाल रहा हो। तेजस सचमुच बहुत दुखी था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका चचेरा भाई अर्जुन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, जो वाकई बहुत अपमानजनक था। शरीर में दर्द से वह कराह उठा, और आखिरकार रमेश के कहने पर वह बेबस होकर घुटनों के बल बैठ गया। कोई विकल्प नहीं, ऐसा शक्तिशाली चचेरा भाई पहले ही अर्जुन के सामने झुक चुका है। यदि वह, एक छोटा सा जीव, समर्पण नहीं करता है, तो वह वास्तव में अपनी जान गंवा देगा। डॉट 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 डॉट। आधे घंटे बाद उसने वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, जो उसे नीची निगाहों से देख रहे थे। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया। अर्जुन इस समय खुद को खलनायक जैसा महसूस कर रहा था। रमेश को लगातार कुछ भी करने की धमकी दे रहा था। पहले उसने दूसरे पक्ष को अपने चचेरे भाई को वश में करने पर मजबूर किया, और अब अपने मानव प्रतिभाशाली अधीनस्थों को अपने अधीन कर लिया। देखते ही देखते उसके कई दिव्य शक्ति क्षेत्र अनुयायी बन गए। मास्टर अर्जुन, क्या आप हमसे कुछ करवाना चाहेंगे? रमेश ने कड़वी मुस्कान दिखाते हुए धीरे से पूछा। यह आसान है। इसके बाद आप युद्ध के मैदान में प्रवेश करना जारी रखेंगे, और मुझे अनेक मानव प्रतिभाओं को वश में करने में सहायता करो। बस प्राचीन मानव खंडहरों की जांच करें और जानकारी वापस लाएं। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, रमेश ने तुरंत उत्तर दिया, हम भगवान अर्जुन की पहली आज्ञा अवश्य पूरी करेंगे। रमेश ने दांत पीसते हुए तुरंत वादा किया, और साथ ही साथ तारामंडल के किनारे पर कई और आकृतियां दिखाई दी। अर्जुन ने अपनी भौं थोड़ी सी उठाई और आश्चर्य से कहा, आज मेरे संरक्षित क्षेत्र में बहुत सारे मेहमान आए हैं। पहले बहुत कम प्रतिभाशाली लोग आते थे। ये जगह एक सुदूर और वीरान इलाका है, फिर इतने सारे मेहमान यहाँ क्यों हैं? जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, अचानक सामने से एक लंबी चीख गूंजी। रमेश, मेरे शिष्यों को नुकसान मत पहुंचाओ। अर्जुन, बड़े भाई तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हैं। ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम के किनारे पर अचानक एक दर्जन से ज्यादा प्रकाश की धारियां प्रकट हुईं, उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। हर चाल के साथ वे स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हो रहे थे। खासकर तीन नेता, एक तलवार के देवता जैसा था जो एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाता, उसके पीछे तलवार की क्यूई 30 करोड़ मील के दायरे में सब कुछ नष्ट कर सकती थी। दूसरा बादलों पर गर्व से खड़ी एक देवी जैसा था, ऊपर से दुनिया को देख रहा था, मानो नश्वर मामलों से अछूता हो। उसके पैर तारों भरे आकाश पर चल रहे थे, उसकी त्वचा मटन मोटी जैद जैसी थी जो अनायास ही लोगों की नजरें खींच रही थी। आखिरी वाला एक आलसी था, जिसने आलीशान सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे, फिर भी उसकी आंखों में एक चंचल, लगभग शरारती चमक थी, मानो कोई लंपट युवा स्वामी हो। अगर उसकी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा न होती, तो उसे एक अशिक्षित आलसी, नश्वर लोगों के बीच निर्वासित अमर समझ लिया जाता। ये दर्जन भर या उससे अधिक जीव विशाल ब्रह्मांड में अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थे, जो लगातार अपने रास्ते में आने वाले उल्कापिंडों से टकराते रहते थे, अनगिनत टुकड़े बनाते थे, और अंततः उन सभी ने अपनी चाल चल दी। रमेश, मेरे संप्रदाय के सदस्यों को नुकसान मत पहुंचाओ। एक लंबी चीख के साथ नेता ने अपने हाथ में पकड़ी सुनहरी तलवार लहराई, और तलवार देवता का प्रेत संसार पर उतर आया। एक भयानक तेज धार निकली, जो रमेश को बलपूर्वक मार डालने की कोशिश कर रही थी। इस दृश्य का साक्षी बनो। हत्या सूची में स्वर्गीय चुने हुए के रूप में रमेश ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह अब अर्जुन का अनुयायी बनने को तैयार था, फिर भी उसके मन में अहंकार था। अगर दूसरा पक्ष उस पर बिना वजह हमला करे और वह विरोध न करे, तो क्या वह एक ऐसा कूड़ा कचरा नहीं बन जाएगा जिसे कोई भी धमका सके? वह तुरंत खर्राटे लेने लगा। हालांकि अर्जुन से युद्ध में वह बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी उसने अपनी सांस रोककर भूत ज्वाला भाला चलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से दहाड़ा। पत्थर के शिखर। यह मत सोचो कि पांचवी दिव्य शक्ति के शिखर पर पहुंच जाने से तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो। तुम पहले भी मुझसे हार चुके हो, और अब भी ऐसा ही होगा। मानव जाति की हत्या सूची में तीसरे स्थान पर होने के कारण उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं था। अनगिनत एलियन स्वर्गीय चुने हुए लोग उसके हाथों मारे गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह स्टोन पीक के अचानक हमले से नहीं डरेगा। शून्य में दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े, तारे बुझ गए, सब कुछ लगातार ढह गया, और अंततः धीरे धीरे सब कुछ शांति की ओर लौट आया।
ये दृश्य देखकर स्टोन पीक ने ठंडी और हरी अभिव्यक्ति के साथ घुरघुराहट की और कहा, महायुद्ध निकट है। तुम्हें पहले ही एक मिशन मिल चुका है और तुम युद्ध के मैदान में जाने वाले हो। लेकिन तुम ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम में क्यों आए हो? क्या तुम मेरे छोटे भाई जियांग के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? आप वस्तुतः मृत्यु की तलाश कर रहे हैं। इन शब्दों पर रमेश शर्मिंदा था। अपनी योजना के अनुसार वह कुछ ही देर में अर्जुन को अपना अधीनस्थ बनाने वाला था। अगर अर्जुन ने मना किया तो वह उसे वहीं अपाहिज बना देगा। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने वाले की ताकत इतनी भयानक होगी, न सिर्फ उसे वश में कर लेगी, बल्कि उसे अपना अधीनस्थ भी बना लेगी। वह ये बात जोर से कैसे कह सकता है? उन्होंने दूसरे पक्ष की बात को तुरंत नजरअंदाज कर दिया। वह खुद को संभालने और दूसरे पक्ष के साथ मौखिक हमले जारी रखने वाला था। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक हवा में कई आकृतियां प्रकट हो जाएंगी। वे सभी स्वर्गीय चुने हुए लोग थे जिन्होंने 5वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी, और उनके तरीके स्वाभाविक रूप से असाधारण थे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी शक्ति का उपयोग करके हवा में जंजीरें बनाई, उसे पूरी तरह से बांधने के इरादे से। रमेश, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर तुम पर हमला करना चाहता हूं। बात बस इतनी है कि मुझे किसी का एहसान मानना है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हत्या सूची में 6ठे स्थान पर रहे सूर्यांश ने अब तक हमेशा अपनी ताकत छिपाई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही 6ठी दिव्य शक्ति की खेती कर ली थी। इस समय उसने हाथ में तलवार कस ली थी। तारों की शक्ति को रमेश को जंजीरों की तरह बांध रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चंचलता थी। मैं स्टोन पीक की तरफ से काम कर रही हूँ। माया हमेशा की तरह ठंडी रही, उसकी चांदी जैसी आंखों में उदासीनता का भाव था। विशाल तारों भरे आकाश में सफेद क्रिस्टल लगातार जमा होते रहे, और अंततः विशाल अजगरों की तरह हैंकती हुई जंजीरों में बदल गए, और अंततः रमेश के पैरों को जकड़ लिया। और उनके पीछे शेष दर्जन भर मानव जाति के स्वर्गीय चुने हुए लोग, जिन्होंने 4थी और 5वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी, सभी ने अपनी चाल चली। उन्होंने एक साथ रमेश पर हमला किया। उनकी आंखों में नाराजगी का कोई संकेत नहीं था। स्पष्ट रूप से उन्हें स्टोन पीक द्वारा रमेश को नियंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। आप क्या कर रहे हो? तुम मेरे चचेरे भाई को क्यों बांध रहे हो? ये दृश्य देखकर तेजस क्रोधित हो गया। उसने अपना धधकता भाला लहराया, लेकिन स्टोन पीक ने उसे बस एक ठंडी नजर से देखा, और उसके शरीर से एक घनी तलवार निकली, जिसने उसे तुरंत नीचे गिरा दिया। कमजोर, ये तुम्हारे बोलने का समय नहीं है। तेजस ने अपना पेट पकड़ लिया, उसकी छाती पर खून साफ दिखाई दे रहा था। एक ही नजर में तलवार की क्यूई ने उसके शरीर को बुरी तरह घायल कर दिया, और अब उसमें अपना धधकता भाला चलाने की भी ताकत नहीं बची थी। वे इतने शक्तिशाली क्यों हैं? वह अविश्वास में अपने आप से बुदबुदाया। उसे कुछ पता नहीं था। स्टोन पीक ने अनगिनत युद्ध और संघर्ष सहे थे, और अपने वर्तमान राज्य तक पहुंचने के लिए निरंतर साधना करता रहा था। उसका युद्ध अनुभव तेजस जैसे लंपट युवक से कहीं बेहतर था। अगर वे एक ही स्तर पर लड़ते, तो भी स्टोन पीक उसे एक ही तलवार के वार से हरा सकता था। जूनियर भाई जियांग अर्जुन, क्या आप ठीक हैं? तुम्हारे बड़े भाई ने अभी अभी रमेश और उसके अनुयायियों को ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम में एक साथ आते देखा है, और मुझे डर था कि वे तुम्हारे लिए प्रतिकूल हो सकते हैं, इसलिए मैंने विशेष रूप से एक चाल चली। मुझे आश्चर्य है कि क्या छोटा भाई जियांग घायल हो गया है। स्टोन पीक अब भी पहले जैसा ही ठंडा और घमंडी था, लेकिन इस बार उसने अर्जुन से सावधानीपूर्वक चिंता के साथ पूछा। ये सुनकर अर्जुन मंद मंद मुस्कुराया, धन्यवाद वरिष्ठ भाई। लेकिन इस बार कोई दिक्कत नहीं है, और प्लीज बड़े भाई रमेश को रिहा कर दीजिए। इतना डरने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही हम में से एक है। इन शब्दों पर वहां मौजूद सभी लोग अचंभित थे, अर्जुन को अविश्वास से देख रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं वह मूर्ख तो नहीं बन रहा। रमेश इतने सारे लोगों को यहाँ ले आया था, जाहिर है अपने छोटे चचेरे भाई का बदला लेने के लिए। फिर भी अर्जुन बहुत उदार था। ये सचमुच अविश्वसनीय था, और वह सचमुच भोला लग रहा था। रमेश हमेशा बदला लेने की फिराक में रहता है। तुम्हें उससे कोई दुश्मनी है। अगर आज तुमने उसे छोड़ दिया, तो अगली बार जरूर बुरी तरह मरोगे। यह आदमी इतना सीधा साधा नहीं है। आलसी सुन जिंगचेन भौहें चढ़ाए बिना न रह सका, सोचने लगा, अगर तुम्हारे बड़े भाई ने दखल न दिया होता, तो शायद तुम पहले ही अपंग हो चुके होते, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम सचमुच मूर्ख हो। सूर्यांश सही है, स्टोन पीक ने धीमे स्वर में कहा। उसके तरीके बेहद क्रूर हैं, वह जरा सी भी उत्तेजना पर लोगों को अपंग बना देता है। छोटे भाई जियांग, आपको सावधान रहना होगा। अगर आप उसे इतनी आसानी से जाने देंगे, तो शायद अगली बार उसकी हरकतें और भी ज्यादा छुपी हुई होंगी। उस समय वरिष्ठ भाई को कोई समाचार नहीं मिल पाएगा। जूनियर भाई जियांग वास्तव में अपनी रक्षा करने में असमर्थ होगा। आज उसे अपंग बना दो और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वरिष्ठ भाई के साथ युद्ध के मैदान में शामिल हो जाओ।
शायद कुछ विदेशी स्वर्गीय चुने हुए लोगों को मारने के बाद स्टार पेट्रोलर दूत शिविर कनिष्ठ भाई जियांग के बारे में गपशप या सजा नहीं देगा। ये शब्द बोलते समय उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। मैं वरिष्ठ भाई के अच्छे इरादों की सराहना करता हूँ। ये सुनकर अर्जुन को ये कैसे पता नहीं चला कि दूसरा पक्ष अनुयायियों की तलाश में था और उसे भर्ती करने के लिए उसकी तलाश कर रहा था, और यह सब उसे युद्ध के मैदान में लाने के उद्देश्य से किया जा रहा था, जहां वह किसी महत्वपूर्ण क्षण में तोप का चारा बन सकता था। वह कैसे सहमत हो सकता है? स्टोन पीक, ये व्यक्ति बहुत चालाक है। अर्जुन ऐसे लोगों से सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे। छोटे भाई जियांग, क्या आप शायद अपने बड़े भाई की बातों को अनदेखा कर रहे हैं? ये देखकर कि उसका कनिष्ठ भाई जियांग कार्य करने में धीमा था, स्टोन पीक ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और तुरंत ही अपनी तलवार क्यूई को बाहर निकाल लिया, जिसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को चेतावनी देना था। लेकिन रमेश ने यह दृश्य देखा और उपहास किया। स्टोन पीक, अपने कनिष्ठ भाई जियांग का इस तरह इस्तेमाल करना तुम्हारी बेशर्मी है। तुम्हारे और मेरे बीच दुश्मनी है, इसलिए तुम मुझ पर हमला कर सकते हो। अब तुमने न सिर्फ मुझे रोकने के लिए लोगों को इकट्ठा किया है, बल्कि तुम अपने छोटे भाई जियांग का इस्तेमाल अपराध करने के लिए भी कर रहे हो। सचमुच घिनौना काम है। इन शब्दों पर स्टोन पीक का चेहरा बर्फ से भर गया और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, चुप रहो। जूनियर भाई जियांग, अगर अभी नहीं, तो आप कब कदम उठाएंगे? असीम तारों भरे आकाश के ऊपर वहां मौजूद 10 से ज्यादा मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों ने रमेश को तुरंत रोक लिया। उनकी नजरें गंभीरता से भरी हुई थीं। उनमें से किसी ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उनकी नजरों में, हालांकि वे प्रतिभाशाली माने जाते थे, फिर भी प्रतिभाशाली लोगों के बीच दूरियां बनी रहती थीं। अगर कोई प्रतिद्वंद्वी छूटने में कामयाब हो जाता, तो एक भीषण युद्ध उनका इंतजार कर रहा होगा। चाहे जो भी हो, रमेश अंततः हत्या सूची में तीसरे स्थान पर था। उसने अनगिनत युद्धों का अनुभव किया था, उसकी हत्या करने की नीयत अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी, एक युद्ध प्रशिक्षित स्वर्गीय चमत्कार। अब उसने छठी दिव्य शक्ति को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया था। यदि कोई दुर्घटना न हुई होती, तो वह निस्संदेह पहले से अधिक शक्तिशाली होता, और वास्तव में यही सत्य था। ये तो सभी जानते ही होंगे कि रमेश ने एक बार 5 दिव्य शक्तियों के बल पर 6 दिव्य शक्तियों को विकसित करने वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को परास्त किया था। स्टार पेट्रोलर दूत शिविर में भी वह अभी भी एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। यही कारण था कि तेजस के अहंकार के बावजूद कोई भी उसे इतनी आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाता था। और अब उन्होंने उसे सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया था। लेकिन अगर वे थोड़ी भी लापरवाह हुए, वे सभी गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। रमेश लगभग एक भयानक जानवर था, जिससे खौफ पैदा होता था। स्टोन पीक, उसके खतरे को जानते हुए, स्वाभाविक रूप से अर्जुन से उसे जल्दी से अपंग करने का आग्रह करता रहा। उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? स्टार पेट्रोलर दूत शिविर ने आदेश जारी कर दिए थे। युद्ध आसन होने के कारण युवा लड़ाकों की सख्त जरूरत थी। हालांकि प्रतिभाशाली लोग आपस में लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें किसी की जान लेने की इजाजत नहीं थी। किसी की साधना को कमजोर करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अन्यथा यह एक अपराध होता, खासकर उन लोगों के लिए जो हत्या सूची में थे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत क्षमताएं दोनों ही असाधारण थीं। अगर वह अभी अपंग हो जाता, तो समय आने पर उसकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से अपराधी को दंडित करने के लिए हस्तक्षेप करती, शायद उस व्यक्ति को भी युद्धभूमि में सक्रिय रूप से भेज देती जिसने ये कदम उठाया था। अपराध का प्रायश्चित करने के लिए कम से कम दहाई अंक की संख्या में छठी दिव्य शक्ति के चमत्कारों को मारना आवश्यक होता। हालांकि इतने खतरनाक युद्ध क्षेत्र में ऐसी सजा निस्संदेह मृत्युदंड थी। इसलिए स्टोन पीक खुद ऐसा कुछ करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। बेशक उसने अर्जुन को ऐसा करने के लिए इसलिए उकसाया क्योंकि रमेश उसका दुश्मन था। बचपन में दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें स्टोन पीक की हार हुई थी, और इसीलिए रमेश अक्सर स्टोन पीक का मजाक उड़ाता था। अब छठी दिव्य शक्ति की साधना करके रमेश जल्दी से सामने आया था और अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी को अपंग बनाने के लिए पहला कदम उठाने की तैयारी कर रहा था, ताकि भविष्य में वह बाधा न बने। हालांकि वह एक तलवार साधक था, लेकिन वह शुद्ध साधक नहीं था। वह हमेशा दुनियादारी के मामलों का अंदाजा ऐसे लगाता था जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी हो, और उसने बहुत पहले ही भांप लिया था कि रमेश अपने चचेरे भाई की तरफ से अपने छोटे भाई जियांग को सबक सिखाने के लिए जरूर काम करेगा। उसने रमेश को काबू में रखने में मदद के लिए पहले ही कई मानव जाति के विलक्षण लोगों से गुप्त रूप से संपर्क कर लिया था। और अब जब वह अभिनय कर रहा था, वह स्वाभाविक रूप से इससे लाभ उठा सकता था। मानव जाति के अनेक महापुरुषों के आदेशानुसार जब मानव जाति और तारों वाले आकाश असंख्य जातियों के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ जाती थी, तो हत्या सूची में शीर्ष 10 लोगों को बिना किसी अपवाद के विशेष कर्मियों द्वारा 3 साल के भीतर क्रूर युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए व्यवस्थित किया जाता था, ताकि वे तारों वाले आकाश असंख्य जातियों के स्वर्गीय चमत्कारों के खिलाफ लड़ सकें। ये निस्संदेह एक अत्यंत खतरनाक मामला था, और उसकी वर्तमान हरकतें लोगों का दिल जीतने और अर्जुन को खतरे से बचाने के लिए ही थीं।
भविष्य में ये छोटा भाई जियांग जरूर उसके प्रति वफादार रहेगा और जब युद्ध के मैदान में उन्हें कोई खतरा होगा तो वह उसे तोप के चारे की तरह छोड़ सकता है। एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारना। कभी कभी स्टोन पीक उसकी दूरदर्शिता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता था। वह दुश्मन का सफाया कर सकता था, लोगों का दिल जीत सकता था और एक वफादार जूनियर ब्रदर जियांग को पा सकता था। शायद एक बार योजना कामयाब हो जाने पर यह मोहरा तोप के चारे की तरह होगा और युद्ध के मैदान में उतरते ही अप्राकृतिक मौत मरेगा। जब दूसरा पक्ष मरेगा तो किसे पता चलेगा कि रमेश उससे दुश्मनी रखता है। उनके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वे लगातार अर्जुन से आग्रह कर रहे थे, यहां तक कि वे उस पर दबाव डालने के लिए वरिष्ठ भाई के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे थे ताकि वे उसे कार्य करने के लिए मजबूर कर सकें। इस दृश्य को देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह मूर्ख नहीं था, उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। वह ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम के इस सुदूर पिछड़े इलाके की रखवाली कर रहा था और आमतौर पर कोई भी मानव जाति का चमत्कार उसके पास नहीं आता। अब लोग बार बार उसके पास आ रहे थे, या तो बदला लेने के लिए या उससे फायदा उठाने की कोशिश में। हालांकि स्टोन पीक भी उनकी तरह पांचशी तलवार संप्रदाय से थे। दूसरे पक्ष के साथ उसका रिश्ता गहरा नहीं था। दूसरे पक्ष को यह नहीं पता था कि उसके पास क्या तरीके हैं। फिर भी वह कुछ भी नहीं चाह रहा था। तब अर्जुन को अचानक याद आया कि वह हत्या सूची में 9वें स्थान पर था। उसने रमेश द्वारा वश में किए गए कई अनुयायियों पर नजर डाली और उसकी भौहें तन गईं। बड़े भाई, वह मेरी जान चाहता है। दूसरे पक्ष की उसके प्रति अचानक चिंता वास्तव में लोगों का दिल जीतने के लिए थी, ताकि उसे युद्ध के मैदान में दूसरे पक्ष के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार किया जा सके। कितनी अच्छी योजना है। यद्यपि वरिष्ठ भाई तलवार चलाने वाले साधक थे, फिर भी वे लोगों के हृदय को समझने में कुशल थे। वह मन ही मन अचंभित हुआ, लेकिन उसकी निगाहें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। पांचशी तलवार संप्रदाय के अनेक दिव्य चमत्कारों से स्टोन पीक अलग था। वह लंबे समय से तारों भरे आकाश में तप रहा था, मानव हृदय की गर्माहट और ठंडक को पहले से ही जानता था। अगर दूसरों की मदद करने का जरा भी विचार था, तो वह वर्षों के संघर्ष में बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। हालांकि दूसरे पक्ष की वर्तमान हरकतें आपसी शोषण से ज्यादा कुछ नहीं थीं। अगर उसकी ताकत कम होती, तो दूसरे पक्ष का साथ देकर देश भर की लड़ाइयों में भाग लेना शायद फायदेमंद होता। लेकिन अब रमेश उसके आगे झुक चुका था। दूसरे पक्ष का प्रलोभन अब उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर पा रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, बड़े भाई स्टोन पीक, चलो अब इस मामले पर फिर कभी बात नहीं करते। रमेश और मैं अब दुश्मन नहीं हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उस पर हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसे क्यों रोका जाए? मानव जाति की युवा पीढ़ी की युद्ध शक्ति सचमुच बहुत कम है। अगर वह अपंग हो जाता, तो क्या हम आपसी मनमुटाव नहीं कर रहे होते? ये बात अस्वीकार्य है। उन्होंने धार्मिक क्रोध के साथ बात की, दृढ़तापूर्वक हर बात को अस्वीकार कर दिया। ये देखकर स्टोन पीक वहीं हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन उसकी बात को ठुकरा देगा। उसकी नज़र में, हालांकि अर्जुन हत्या सूची में 9वें स्थान पर था, वह ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा था जिसने 4 दिव्य शक्तियां विकसित कर ली थी और स्वाभाविक रूप से रमेश से मुकाबला करने में असमर्थ था। अगर वह हस्तक्षेप न करता, तो ये छोटा भाई जियांग निश्चित रूप से अपंग हो जाता। क्या उनकी अच्छी मंशा को दुर्भावना के रूप में लिया जा रहा था? स्टोन पीक खुद को रोक नहीं सका और ठंडी आवाज में बोला, पांडित्यपूर्ण। ऐसा व्यवहार बहुत ही पांडित्यपूर्ण है। अगर तुमने उसे अभी नहीं मारा, तो बाद में तुम ही मरोगे। जैसे ही उसने ये कहा, उसके बगल में खड़े सूर्यांश और मायार्जुन के कार्य अत्यधिक परोपकारी और भोले थे, लगभग मूर्खता की हद तक। अर्जुन, रमेश बहुत संकीर्ण सोच वाला है। वह ताकत की कद्र करता है। अगर तुम उसे बिना ताकत के छोड़ दोगे, तो वह तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करेगा, बल्कि वह तुमसे नाराज हो जाएगा। वह सोचेगा कि तुम उसे नीची नजर से देखते हो। अगर तुम अभी इतने पांडित्यपूर्ण बने रहे, तो बाद में तुम मर ही जाओगे। सूर्यांश चिंता से भरी निगाहों से सलाह दी। माया के लिए, वह हमेशा से ही ठंडी और घमंडी रही थी। चूंकि अर्जुन मौत को गले लगाने पर तुला हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखती रहती थी, अर्जुन की मौत का गवाह बनती थी। सभी के प्रेरक कार्यों के संबंध में अर्जुन उनके इरादों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने मुस्कुराते हुए संयमित रमेश की ओर धीरे से देखा और उदासीनता से पूछा, रमेश, मुझे क्या कहोगे? जैसे ही ये शब्द बोले गए, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। ये सुनकर रमेश मन ही मन बहुत अनिच्छुक था, पर अपंग बनने को तैयार नहीं था। वह तुरंत हकलाते हुए बोला, मास्टर अर्जुन, मास्टर अर्जुन। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, पूरा स्थान शांत हो गया। स्टार नदी के ऊपर सभी लोग रमेश को अविश्वास से देख रहे थे, उनकी आंखों में आश्चर्य था। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जो शीर्षक उसने चिल्लाकर कहा था वह वास्तविक था।
खासकर स्टोन पीक, जो पांची तलवार संप्रदाय का एक स्वर्ग का कृपापात्र पुत्र था, ऊपर चढ़ने और रेंगने के बाद स्वाभाविक रूप से जानता था कि तारों भरे आकाश के ऊपर स्वर्ग के मानव प्रधान बच्चे कितने भयानक थे। उनमें से प्रत्येक में एक स्वाभाविक ठंडा अहंकार था, सर्वोच्च शक्ति में विश्वास और यह नहीं सोचना कि वे दूसरों से हार जाएंगे। वे आसानी से कैसे झुक सकते थे? ये फिर से कहो, तुम अर्जुन को मास्टर क्यों कहते हो? सूर्यांश बहुत घबरा गया, अब बेपरवाह रहने की जहमत नहीं उठा रहा था और अविश्वास और भय से रमेश को देखने लगा। जब रमेश ने ये वाक्य चिल्लाया, तो वहां मौजूद सभी लोग कई सांसों के लिए खामोश हो गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हत्या सूची में तीसरे स्थान पर रहने वाला, जिसने अभी अभी छठी दिव्य शक्ति की बलपूर्वक साधना की थी, युद्धभूमि में शत्रुओं का संहार करने में वीर था, और जिसे दुनिया, विश्व विनाश करने वाला भाला अमर कहती थी, वह सचमुच किसी और के चरणों में झुक जाएगा। ये तो जानना ही चाहिए। विवेक, जो कभी हत्या सूची में पहले स्थान पर था, ने उसे कमजोर होने पर व्यक्तिगत रूप से दबा दिया था। ये देखते हुए कि वह एक अच्छा अंकुर था और अगर बच गया तो निश्चित रूप से स्वर्ग का प्रिय पुत्र बनेगा, विवेक ने उसे तुरंत जबरन अपना अनुयायी बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। हालांकि उस समय वह कमजोर था, उसे विश्वास था कि समय आने पर वह विवेक से कमजोर नहीं रहेगा। दबा दिए जाने के बाद वह तेजी से आगे बढ़ा और अंततः किलिंग लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। उसके बाद से उसने विवेक से अजेय गति से युद्ध किया। हालांकि यह अज्ञात है कि कौन जीता या हारा, तब से उसने अपनी भयानक प्रतिष्ठा स्थापित कर ली, इतनी कि कोई भी उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के उसके साहसी संहार के साथ मानव प्रतिभाएं भी उसकी तलाश में थीं। अब उसे कौन वश में कर सकता था? अर्जुन को मास्टर क्यों कहते हैं? क्या दूसरा पक्ष नया नहीं है? शायद वो अभी अभी हत्या सूची में 9वें स्थान पर आया था, लेकिन बस इतना ही। उनमें से किसका अस्तित्व लंबे समय से स्थापित नहीं था? उन्होंने बहुत पहले बड़े बड़े तूफान देखे थे। उन्हें आसानी से कैसे वश में किया जा सकता है? सभी के मन में संदेह की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उससे भी अधिक अविश्वास था कि संत की क्षमता वाले प्रतिभाशाली रमेश किसी और के अनुयायी बन जाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता। स्टोन पीक स्तब्ध रह गया और ठंडे स्वर में बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि जिस अस्तित्व ने मुझे कभी हराया था, इतना अहंकारी प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी और के हुक्म के आगे झुकेगा। अर्जुन ने अभी अभी पांची तलवार संप्रदाय छोड़ा है। शायद वह शेनटोन क्षेत्र स्तर के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को हरा सके, लेकिन तुम्हारे और मेरे स्तर पर उसे मारना चींटी को कुचलने जैसा है। तुम उन्हें गुरु कैसे पहचान पाए? तुम उनके अनुयायी कैसे बन गए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम्हारे ये शब्द मुझे मजबूर करने के लिए हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा कहकर मुझे आपको अपंग नहीं बनाना चाहिए? उसके शब्द बेहद ठंडे थे। उनके बीच दुश्मनी थी और वह जरा भी दया नहीं दिखाता था। अगर यह युद्ध न होता, तो शायद वह पहले ही दूसरे पक्ष का सफाया कर चुका होता। और ओयांग रुईशु, जो चुपचाप पास खड़ी थी, ने अत्यंत अहंकारी रमेश को अर्जुन के आगे झुकते और उसे गुरु कहते देखा। उसकी सुंदर चांदी जैसी आंखों में एक लहर सी उभरी, लेकिन वह बस यहीं तक सीमित थी। उसी तरह उसे विश्वास नहीं था कि इतना अभिमानी प्रतिभाशाली व्यक्ति दूसरों के आगे झुक जाएगा। अपने स्तर पर वे एक दूसरे को कमोबेश समझ चुके थे। रमेश, शिखर पर खड़ा एक अस्तित्व, वह एक कमजोर नवागंतुक के सामने कैसे झुक सकता था? अब और दिखावा मत करो। तुम, जो इतने ऊंचे और शक्तिशाली हो, तुम्हारा अपना अभिमान है। तुम झुकोगे नहीं। स्टोन पीक ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन अपनी बातों के बावजूद उसे जरा भी भरोसा नहीं था। तारों भरे आकाश में विचरण करने के अपने अनुभव के अनुसार रमेश जैसे स्वर के कृपापात्र झूठ बोलने से घृणा करते थे। बिना सोचे समझे कोई भी बात गढ़ना उनके दाव हृदय को नुकसान पहुंचा सकता था, खासकर किसी और का सेवक बनने जैसी बात। अगर यह सच न होता, तो शायद वह ये स्वीकार करने के बजाय कि वह किसी और का सेवक है, अपनी जान गंवाना ज्यादा पसंद करता। लेकिन कौन जानता था? बोलते ही रमेश ने बेबसी से आह भरी। अब चूंकि वह अर्जुन से हार चुका था और उसके आगे झुक चुका था, इसलिए उसकी बात सच थी। अगर दूसरे पक्ष को उस पर विश्वास नहीं था, तो वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने तुरंत धीरे से और बेबसी से कहा, मामला तो हमारे सामने है। मैं असल में ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम में अपने चचेरे भाई की तरफ से मास्टर अर्जुन को सबक सिखाने आया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर की ताकत इतनी भयानक होगी। उसने मुझे बलपूर्वक दबाया, न केवल मुझे अनुयायी के रूप में वश में किया, बल्कि मेरे चचेरे भाई और वहां मौजूद अन्य सभी लोग भी उसके अनुयायी बन गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जैसे प्रतिभाशाली लोग जो अजेय आभामंडल विकसित करते हैं, ऐसे अपमानजनक शब्द नहीं बोलेंगे। मैंने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया है। तुम्हारे छोटे भाई जियांग की ताकत बेहद जबरदस्त है, शायद वह हत्या सूची में पहले स्थान पर रहने वाले विवेक से भी मुकाबला करने में सक्षम है। मैं उसका सेवक बनने को तैयार हूँ। और चूंकि वह मेरे गुरु हैं, इसलिए हमारे बीच की दुश्मनी स्वाभाविक रूप से मिट गई है। आप मुझे अपंग नहीं बना सकते।
अगर आप हमारे बीच की दुश्मनी के कारण ऐसा करते हैं तो शायद मेरे गुरु अनिच्छुक होंगे। उन्होंने उदासीनता से कहा, उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। मानव जाति के स्वर्ग के एक कृपापात्र पुत्र होने के नाते, हालांकि वह संकीर्ण सोच वाले थे, लेकिन काय नहीं थे। अगर दूसरा पक्ष सचमुच उन्हें अपंग बनाना चाहता था, शायद वह दूसरे पक्ष से लड़ने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देगा। यदि वह मर भी जाए तो दूसरे पक्ष को कोई लाभ नहीं होगा। जूनियर भाई जियांग, क्या ये सच है? स्टोन पीक के नेतृत्व में सभी ने ये सुनकर अपनी लार निगल ली, उनकी आंखें भय से भर आईं। सबने अपनी निगाहें अर्जुन की ओर घुमा लीं। यह एक महान इशारा था। स्वर्ग का एक कृपापात्र पुत्र जो हत्या सूची में तीसरे स्थान पर था, एक अधीनस्थ सेवक बन गया, ऐसा कृत्य अभूतपूर्व था। अगर यह सच है तो अर्जुन की शक्ति अत्यंत भयानक रही होगी। अगर यह खबर स्टार पेट्रोलर दूत शिविर तक पहुंची तो निश्चित रूप से भारी हलचल मच जाएगी। वास्तव में यही मामला है। रमेश और किलिंग लिस्ट में शामिल बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग मेरे अनुयायी हैं। मैंने उनके साथ एक एक करके सारे पुराने गिले शिकवे दूर कर दिए हैं, इसलिए उनकी साधना को बाधित करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उदासीनता से ये शब्द कहे, जिससे वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे सब डर के मारे अर्जुन को देखते रह गए। उनकी नज़र में दूसरा पक्ष तो बस एक संकी था, बस एक नया खिलाड़ी। वह न सिर्फ आधे महीने में किलिंग लिस्ट में 9वें स्थान पर पहुंच गया, बल्कि उसने किलिंग लिस्ट में तीसरे नंबर वाले रमेश को भी हरा दिया और उसे अपना अनुयायी बना लिया। ऐसा कदम बहुत भयावह था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था, खासकर स्टोन पीक। कुछ समय पहले उसने देखा कि उसका छोटा भाई जियांग बेहद कमजोर लग रहा था और उसने गलती से सोचा कि दूसरा पक्ष तो बस एक चींटी है जो भर्ती के लायक नहीं है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम समय में वह किलिंग लिस्ट में तीसरे नंबर वाले को दबा पाएगा। ऐसी प्रतिभा वाकई अद्भुत थी। उसने धीरे धीरे अपने सामने खड़ी भीड़ को देखा और आखिरकार उसकी नज़र प्रियांशी पर टिक गई। न जाने क्यों, उसके खूबसूरत चेहरे को देखते ही वह अचानक खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, जूनियर भाई जियांग, क्या आपने उसे अनुयायी के रूप में वश में कर लिया है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी की नजरें तुरंत दानव संहारक युवा तलवार पूज्य प्रियांशी पर टिक गईं, और वे तुरंत अवाक रह गए। हर कोई बोलने से डर रहा था। ये सर्वविदित था कि स्टोन पीक हमेशा प्रियांशी का पीछा करता रहा था, लेकिन ठंडी और अभिमानी हिमपर्वत देवी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, इसलिए कोई नतीजा नहीं निकला। पर अब उच्च और शक्तिशाली, अभिमानी दानव हत्या करने वाले युवा ब्लेड आदरणीय जी जूनियर भाई जियांग के सेवक बन गए थे। ऐसी बात तो अकल्पनीय थी। असीम ब्रह्मांड के ऊपर सभी लोग अर्जुन को भय से देख रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना कमजोर सा दिखने वाला नया व्यक्ति, जो अभी अभी किलिंग लिस्ट में 9वें स्थान पर पहुंचा था, रमेश और उसके साथियों को जबरदस्ती गुलाम बना लेगा। यह अविश्वसनीय था। चाहे जो भी हो, ऐसा व्यक्तित्व आखिरकार मानव जाति में एक दिव्य प्रतिभा था, और उसमें सर्वश्रेष्ठ में से एक। चाहे वह उसका अपना करिश्मा हो या उसकी अनोखी उदारता, वह जयता के मार्ग में विश्वास करता था, चट्टान की तरह दृढ़, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। और ऐसा अस्तित्व युद्ध भूमि में तो मर सकता था, लेकिन किसी दूसरे को अपना स्वामी मानना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। हालांकि अक्सर चीजें सबकी उम्मीदों से परे होती थीं। अर्जुन न केवल ये कर दिखाता था, बल्कि दूसरा पक्ष अत्यंत विनम्र दिखाई देता था, बिना किसी विद्रोही भावना के। स्टोन पीक, तुम्हारा छोटा भाई जियांग तो मानो अथाह है, सूर्यांश ने गटक लिया। हालांकि उसने अपनी शक्ति को बहुत समय तक छिपाकर रखा था, और उसे विश्वास था कि अपनी छठी दिव्य शक्ति की साधना से वह रमेश से आसानी से मुकाबला कर सकेगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, वह अब ऐसे नवागंतुक का गुलाम बनने को तैयार हो जाएगा। ये वाकई चौंकाने वाला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसे तरीके होंगे। स्टोन पीक ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, उसके पीछे रखी सुनहरी तलवार हल्की रोशनी से जगमगा रही थी। वह तलवार के देवता जैसा लग रहा था, और जैसे ही उसने धीरे से अपना सिर आगे की ओर उठाया, उसके अंदर से एक अद्वितीय मारक क्षमता प्रकट हो रही थी। हालांकि अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे विश्वास था कि दानव संहार की छोटी दावपूजनीय आखिरकार एक ऐसी महिला थी जिसका वह प्रशंसक था। उसकी शक्ति न केवल अद्भुत थी, बल्कि उसमें एक स्वाभाविक ठंडा अहंकार भी था, और उसे कोई आसानी से वश में नहीं कर सकता था। वह किसी और की दासी कैसे बन सकती थी? रमेश को एक मिसाल मानते हुए वह अपने दिल में पूरी तरह से आश्वस्त होने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए, हालांकि अर्जुन ने सबके सवालों के जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सबके आश्चर्य और अविश्वास को देखा, खासकर स्टोन पीक को, जो मानो अपनी पूंछ पर पैर रखे हुए था, पूरी तरह से सोच में डूबा हुआ। उसे ये भी अंदाजा था कि अगर उसने प्रियांशी को वश में कर लिया, तो दूसरा पक्ष तुरंत उस पर हमला कर देगा, और शायद उसे पल भर में मार भी डालेगा। हालांकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, और उसे विश्वास था कि अगर वहां मौजूद कई लोग उस पर हमला करें, तो वह उन्हें एक एक करके मार सकता है, लेकिन उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था।
अगर वह किसी तारामंडल की रक्षा न करता तो उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि मानव जाति की दिव्य प्रतिभाएं अपने अनुयायियों को इकट्ठा करने के लिए बल का इस्तेमाल करेंगी। इसलिए उसने शांति से उत्तर दिया, वरिष्ठ भाई, इतना क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तारों वाला आकाश इस समय अराजकता में है और मानव जाति द्वारा संरक्षित अनगिनत क्षेत्रों में अज्ञात दंगे हो रहे हैं। तारों वाले आकाश की असंख्य जातियां हमारी मानव जाति की दिव्य प्रतिभाओं को नष्ट करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं। जिस क्षेत्र की मैं रक्षा करता हूं, वह दानव संहार की छोटी दाव पूज्य द्वारा संरक्षित क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मुझे पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है और वह मृत्यु के कगार पर है। मैंने बस 5धारी बैंगनी वज्रकुल के कुछ लोगों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की। दानव संहार की छोटी दाव पूजनीय यहाँ केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए हैं, क्योंकि उनकी चोटें बहुत गंभीर हैं। अगर उन्हें तुरंत ठीक नहीं किया गया तो भविष्य में उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसलिए मैंने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें एक क्षेत्र प्रदान किया है। मैं दूसरों को सहजता से अनुयायी नहीं मानूंगा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने धीरे से स्टोन पीक और सूर्यांश की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, गलतफहमी दूर हो गई है। मैं बड़े भाई के नेक इरादों की कद्र करता हूँ। तो क्या रमेश को अब और नहीं रोकना चाहिए? खैर, वो मेरा ही है। उसने कुछ समय पहले मुझसे झगड़ा किया था और अब उसकी ऊर्जा बहुत कमजोर हो चुकी है। उसे रोकना एक अनुचित जीत है। अगर तुम मेरे लोगों पर हमला करते रहे तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन के शब्द बेहद विनम्र थे। वर्तमान विशाल ब्रह्मांड में, चाहे वह तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियां हो या मानव जाति के महाशक्तियां, वे सभी अपने अधीन होने वाले असंख्य प्रशंसकों को अपने साथ ले लेंगे। वे अपने प्रशंसकों को अपना ही मानते थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुशासित करना या उनकी हत्या करना उनके लिए कोई अपराध नहीं था, लेकिन अगर कोई बेशर्मी से हमला करे तो ऐसा करना उनके मुंह पर बार बार तमाचा मारने के समान होता, व्यवहारिक रूप से युद्ध की घोषणा करने जैसा ही। इसलिए सूर्यांश और स्टोन पीक की हरकतें अब बेहद अशिष्ट थीं। अगर उन्होंने अब भी रमेश की बेड़ियां नहीं खोली तो शायद सबको लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर, हालांकि सूर्यांश और स्टोन पीक रमेश को पूरी तरह से अपंग बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन दूसरा पक्ष तो किसी और का प्रशंसक बन चुका था। अगर दोनों पक्ष यहां लड़ना नहीं चाहते थे तो वे बस मान ही सकते थे। अपने शरीर पर दैवीय शक्ति की जंजीरों को गायब होते देखकर रमेश ने तुरंत अपना भूत ज्वाला भाला वहीं तान दिया और दहाड़ा, तुम मौत की तलाश में हो। उसका स्वभाव पहले से ही बेहद उग्र था और वह परम शक्ति की वकालत करता था। अब दूसरे पक्ष ने वास्तव में उस पर हमला बोल दिया था। अगर उसकी जीवन शक्ति इतनी कम न हुई होती तो वह उन सबको पहले ही मार डालता। वह उन्हें इतना अहंकारी कैसे होने दे सकता था? अब जब सारी बंदिशें हट चुकी थीं, तो वह उन्हें खत्म करने के लिए आतुर था। माया, मानो स्वर्ग से आई कोई देवी हो, ठंडे अहंकार से भरी हुई थी। ये दृश्य देखकर उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और धीरे से पीछे हट गई। फिर उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया और हवा को धीरे से सहलाया। पल भर में विशाल आकाशगंगा में एक के बाद एक बर्फ की मूर्तियां मानव आकृतियों में बदल गईं। रमेश, कृपया शांत हो जाओ। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, हालांकि सुनने में बेहद सुखद, पर हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रही थी। उसके पीछे एक देवी प्रकट हुई जो बर्फीले पहाड़ पर खड़ी थी और लगातार भूत ज्वाला भाले से जूझ रही थी। और दूसरी तरफ सूर्यांश के हाथ में तलवार लहराई और समय और स्थान की शक्ति निरंतर उभर रही थी। एक दिव्य प्रतिभा होने के नाते, जिसने छठी दिव्य शक्ति का विकास किया था, उसकी शक्ति कमजोर नहीं थी। उसने तुरंत ठंडी सांस ली और उसके पीछे आकाश में गर्जना करता हुआ एक तारा देवता इकट्ठा हुआ, रमेश को पूरी तरह से पीछे हटाने के इरादे से। पर्याप्त। अर्जुन ने ठंडे मन से अपने सामने के दृश्य को देखा। वह जानता था कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो यहां जरूर कोई बड़ा बवाल मच जाएगा। उसने तुरंत चिढ़कर कहा, पीछे हटो। ये शब्द कहते ही रमेश, जो पहले से ही कत्लेआम की तैयारी में था, अचानक स्तब्ध रह गया। उसने अनिच्छा से उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, लेकिन चाहे जो भी हो, मानव जाति की दिव्य प्रतिभा होने के नाते उसका वचन स्वाभाविक रूप से कानून था। चूंकि उसने अर्जुन को समर्पण का वचन दिया था, इसलिए यदि वह भविष्य में शिखर तक पहुंचना चाहता था तो वह अपना वचन नहीं तोड़ सकता था। इसलिए अनिच्छा से ही सही, वह अत्यंत ईमानदार था। गंभीर रूप से घायल तेजस को, जो बोल नहीं पा रहा था, धीरे धीरे उठाकर उपस्थित सभी लोगों को घूरता रहा और धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गया। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। अर्जुन की शक्ति कितनी भयानक थी! वह वास्तव में रमेश को मौके पर ही आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करने में सफल रहे। जूनियर भाई जियांग, आप सचमुच इस बड़े भाई को आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर देते हैं। स्टोन पीक बहुत देर तक चुप रहा और फिर धीरे से यह वाक्य बोला, बेहद निराश। उसने अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका छोटा भाई जियांग सचमुच एक राक्षस है, जो हत्या सूची में तीसरे नंबर वाले को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है।
तुम मेरी चापलूसी करते हो, तुम मेरी चापलूसी करते हो। अर्जुन ने शांत मुस्कान बिखेरी। यह मामला खत्म हो गया है। वरिष्ठ भाई, क्या आप अब स्टार पेट्रोलर दूत शिविर में लौट रहे हैं? क्या आप दानव संहार के छोटे दाव आदरणीय को वापस ले जा सकते हैं? तारों वाला आकाश अब खतरनाक हो गया है और मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मैं सचमुच मदद नहीं कर सकता। जैसे ही ये शब्द बोले गए, स्टोन पीक ने अब भी चुप प्रियांशी को देखा। उसका दिल धड़क उठा और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, हालांकि हम युद्धभूमि की ओर जाने वाले हैं, फिर भी हमारे पास समय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या दानव संहार के छोटे दाव पूज्य। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रियांशी तुरंत मना कर देगी। स्टोन पीक, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जाओ और व्यस्त रहो। ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम रहने के लिए एक अच्छी जगह है। मैं शांति से आराम करूंगा। शायद भविष्य में दुश्मनों को मारने के लिए युद्ध के मैदान में उतरूंगा। अब जब मैंने जिस क्षेत्र की रक्षा की थी वह खो गया है, तो मेरे पास वापस जाकर अपने बुजुर्गों से मिलने का कोई चेहरा नहीं है। तो मैं अभी वापस जाने की योजना नहीं बना रहा हूं। ठंडी और सुंदर आवाज तारों भरे आकाश में गूंज उठी। इतना कि स्टोन पीक को तुरंत बंद कर दिया गया। किंगयुन शहर की दीवार पर काले बादल स्टार सिस्टम। जयंत और कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों ने घबराहट से विशाल तारा नदी की ओर देखा। उनकी आंखें एक साथ दहशत से भरी हुई थीं। अब हालात बदल गए थे, क्योंकि प्राचीन मानव कुल के खंडहर दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण बैंगनी वज्रकुल और किंगयू कुल ने मिलकर मानव जाति के तारामंडल पर आक्रमण कर दिया था। अब कुछ ही समय बाद कई विदेशी जातियों के प्रतिभाशाली लोगों ने आक्रमण कर दिया था। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान मानव जाति का क्षेत्र छिद्रों से भरा हुआ था। अगर उनके संरक्षक मर गए तो वे संकट में पड़ जाएंगे। अगर भविष्य में और आक्रमण हुए तो मानव जाति के अरबों सदस्य निश्चित रूप से मर जाएंगे। वे इतनी बड़ी लागत वहन नहीं कर सकते थे। नगर स्वामी, समय समय पर तारों वाले आकाश में कई शेंटोंग क्षेत्र की शक्तियां प्रकट होती हैं। क्या विदेशी जाति के प्रतिभाशाली लोगों ने सहायता भेजी? ये सही नहीं है। इस बार केवल कुछ विदेशी जाति के प्रतिभाशाली लोग ही आए हैं। हमारी मानव जाति के जियांगली पेट्रोल स्टार दूत की शक्ति अत्यंत असाधारण है, और इस तथ्य के साथ कि दानव संहारक छोटे आदरणीय ने कुछ समय पहले ही जाने की पहल की थी, ये तर्कसंगत है कि विदेशी जाति के प्रतिभाशाली लोगों को बिना किसी दफन के मर जाना चाहिए था, और यह मामला बहुत पहले ही सुलझ जाना चाहिए था। वे अभी तक क्यों नहीं आए? क्या कुछ अजीब हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। अगर वाकई कोई ऐसा है जो जियांगली पेट्रोल स्टार दूत को मार सकता है, तो फिर बाकी प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना? हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बस उन्हें मरते हुए देखना चाहिए? हजारों साल पहले अरबों लोग मरे थे। एक के बाद एक ग्रहों पर जीवन शक्ति नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि मानव जाति के इतने सारे सदस्य फिर से मरें। डॉट डॉट डॉट। शहर की दीवार पर खड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति उत्साह से चर्चा कर रहे थे। उनकी निगाहें तारों भरे आकाश पर टिकी थी। उनकी आंखों में स्वाभाविक रूप से घबराहट साफ झलक रही थी। उनकी नज़र में विशाल तारों भरे आकाश में मानव जाति के विलक्षण प्राणियों में अर्जुन और प्रियांशी सबसे मजबूत अस्तित्व थे। यदि वे पराजित हो गए तो ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम का भाग्य क्या होगा? ये तो स्वयं सिद्ध था। उपस्थित अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इसके परिणामों पर अटकलें लगाने का साहस नहीं किया। इस प्रकार वे सभी चुप हो गए। चुप रहो। जियांगली पेट्रोल स्टार दूत की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसने अनगिनत 5 धारी बैंगनी थंडर कबीले के सदस्यों को मार डाला है। वह एक अत्यंत भयंकर अस्तित्व है। उसकी ताकत कमजोर नहीं है। वह कैसे हार सकता है? अगर वह हार गया तो मानव जाति अब ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम में मौजूद नहीं रहेगी। आप बेहतर प्रार्थना करेंगे कि जियांगली पेट्रोल स्टार दूत दुश्मन का पूरी तरह से सफाया कर सके। जयंत ने अपने पीछे हो रही चर्चा सुनी और तुरंत ठंडी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता के भाव थे और उसके हृदय में पहले से ही एक अशुभ पूर्वाभास प्रकट हो चुका था। और उसके बाद सभी लोग पूरे 15 मिनट तक तारों भरे आकाश को देखते रहे। अंततः बादलों के ऊपर बहती हुई रोशनी की धारियां दिखाई दी। दूसरी तरफ मानव जाति का आभामंडल था। ये दृश्य देखकर शहर की दीवार पर खड़े सभी लोग अंतहीन जयकार करने लगे। जैसी कि उम्मीद थी, जियांगली पेट्रोल स्टार दूत आखिरकार जीत गया था, और स्वाभाविक रूप से वे आपदा से बच गए। जियांगली पेट्रोल स्टार दूत सबसे ताकतवर है। मुझे हमेशा उस पर विश्वास था। सभी विदेशी नस्लें मर जानी चाहिए, है ना? हा हा हा, जैसी कि हमारी मानव जाति के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली प्राणी से उम्मीद की जाती है। क्या आपने जियांगली पेट्रोल स्टार दूत के बगल में कई परिचित आभाएं देखीं? क्या वे स्टार पेट्रोलर दूत हैं जो अन्य स्टार सिस्टम की रखवाली कर रहे हैं? किंगयुन शहर में मौजूद शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों की आंखों में एक आपदा से बचने की खुशी थी, लेकिन अकेले जयंत ने कुछ सोचा था और उसका पूरा शरीर थोड़ा उत्तेजित था। मैं अपने मिशन में असफल नहीं हुआ हूं। हाल ही में विदेशी प्रजातियां ज्यादा चालाक हो गई हैं।
वे विभिन्न स्टार पेट्रोलर दूतों को आकर्षित करने के लिए मानव जाति के विलक्षण प्राणी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अगर वे स्टार सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से घात लगाकर हमला करेगा, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से मानव जाति के विलक्षण प्राणी मारे जाएंगे। ये खबर स्टार पेट्रोलर दूत शिविर को दी जा सकती है। अर्जुन की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। विदेशी जातियों की युवा पीढ़ी के लिए मानव जाति के प्रतिभाशाली होने का दिखावा करना तो संभव था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि ब्लैक क्लाउड तारामंडल जैसे दुर्गम स्थान पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तुरंत ही उन्होंने अर्जुन के पीछे छिपे अस्तित्व को संदेह की दृष्टि से देखा। मैं रमेश हूँ, हत्या सूची में तीसरा नाम। मैं तेजस हूँ। मैं ली युन हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके पीछे स्वर्ग के अनेक कृपापात्रों के चेहरे पर अजीब भाव थे। हालांकि वे अर्जुन के आगे झुकने को तैयार थे, फिर भी उनकी अपनी गरिमा बनी रही। किंगयुन नगर के लोगों के सामने उन सभी ने अहंकारी भाव दिखाए और संक्षेप में अपने नाम बताए। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे। उनकी नज़र में स्टार पेट्रोलर दूत मानव जाति की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली थे, क्षमता से भरपूर और अप्राप्य कहे जा सकते थे। लेकिन अब उनमें से इतने सारे अचानक दूरस्थ ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम में प्रकट हो गए, और उनमें से एक तो किलिंग लिस्ट में तीसरे स्थान पर था। ये सचमुच बहुत चौंकाने वाला था। क्या सम्मान है, क्या सम्मान है। मैं तुम्हारा नाम पहले से ही जानता था, खासकर रमेश, जो कि हत्या सूची में तीसरे नंबर पर था। तुमने अपनी ताकत से 13 शेनटोन क्षेत्र स्तरीय विदेशी जातियों को मार गिराया। हमारी मानव जाति की युवा पीढ़ी में एक मजबूत व्यक्ति से यही उम्मीद की जाती है। तुमसे मिलना मेरा सौभाग्य है। जयंत ने अंगूठा दिखाया और लगातार प्रशंसा की। रमेश बेहद शर्मिंदा था। पहले वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा हो, अब छठी दिव्य शक्ति की साधना करने पर भी वह अर्जुन को नहीं हरा सकता था। बल्कि वह प्रतिद्वंद्वी के प्रबल दमन का गुलाम बन गया था। अब वह बस एक बेकार इंसान था। उसने तुरंत ही धीरे से और असहाय होकर आह भरी। जयंत ने यह दृश्य देखा और समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। उसने तुरंत अर्जुन की ओर असमंजस से देखा और धीरे से पूछा, जियांग ली पेट्रोलर स्टार दूत, रमेश को कुछ हो गया है क्या? वह अचानक आहें क्यों भर रहा है? क्या हम आज रात भोज की तैयारी कर रहे हैं? चलो एक अच्छा पे लेते हैं और कुछ मानव जाति के कुलीन लोगों का स्वागत करते हैं। ये सुनकर अर्जुन ने जवाब देने का इरादा नहीं किया, बल्कि उसने हल्के से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अगर रमेश, जो कि हत्या सूची में तीसरे नंबर पर है, हमारे ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम में आ जाए और उसका अच्छा सत्कार न हो, तो जो लोग नहीं जानते वे शायद गलती से हमें कंजूस समझ लें। हमें एक भोज तैयार करना ही होगा। आज रात जी भरकर पिएं। रमेश और उसके साथ के प्रतिभाशाली लोग मानव जाति के कल्याण के लिए तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वे नायक हैं, और अब जब वे यहाँ बस गए हैं तो उनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके शब्द बहुत तेज थे, जिससे उसके बगल में बैठे स्वर्ग के प्रिय बच्चों को बेचैनी हो रही थी। उन्हें कितना गर्व था। उन्हें लगता था कि वे अजय हैं, लेकिन अब वे किसी और के गुलाम बन गए थे। सचमुच अवाक। मास्टर अर्जुन, कृपया हमारी इस तरह प्रशंसा मत कीजिए। हमने पहले ही आपको प्रस्तुत कर दिया है। वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रमेश कड़वाहट से मुस्कुराया और धीरे से आगे बढ़कर बोला, उसे बलवान पर विश्वास था। चूंकि अर्जुन उसे हरा सकता था, इसलिए उसकी अधीनता क्षम्य थी। अब दूसरा पक्ष इस तरह उसकी प्रशंसा कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि उसका पूर्व गर्व तुरंत ही चकनाचूर हो गया। उसे शर्मिंदगी महसूस कराओ। यह आपकी बहुत प्रशंसा नहीं है। मैं ईमानदार हूँ। अर्जुन की नजरें सच्ची थीं। उसके मन में सचमुच ऐसे ही विचार थे। वर्तमान तारों वाला आकाश युद्ध क्षेत्र पहले से ही अराजकता में था, लगभग मांस की चक्की। हर पल मानव जाति के स्वर्ग के प्रिय बच्चे मर रहे थे। हर कोई इससे बचता था, और कुछ तो तारों वाले आकाश युद्ध क्षेत्र में जाने से बचने के लिए मानव जाति के साथ विश्वासघात भी करते थे। हत्या सूची में शीर्ष 10 में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, जो सचमुच घिनौना था। हालांकि रमेश और उसका चचेरा भाई सप्ताह के दिनों में बहुत दबंग थे, लेकिन मानव जाति के लिए वे अभी भी मौत तक लड़ने को तैयार थे। उनमें अच्छे गुण थे। अब हालांकि वे उसके अनुयायी बन चुके थे, अगर वे इस बार तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में जाते तो 99% संभावना थी कि वे युद्ध में वहीं मर जाते। पुराने गिले शिकवे भुलाने के लिए एक ड्रिंक पीना एक अच्छा विकल्प था। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें उनकी मृत्यु की खबर मिले। स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर होना चाहिए। रमेश ने अर्जुन को गहराई से देखा, उसके भावपूर्ण भाव को देखा, और अंततः बोलना बंद कर दिया। कुछ बार आहें भरते हुए और फुसफुसाते हुए बोला, गुरुजी, भोज के लिए धन्यवाद। किंगयुन शहर में रात गहराती जा रही थी, लेकिन आज नगर स्वामी का भवन असाधारण रूप से जीवंत था। कई महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ एकत्र हुए, गिलास टकराए और खूब आनंद उठाया। आज रात किसी एलियन आक्रमण का कोई संकेत नहीं था, और किलिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद रमेश के भोज में मौजूद होने से सभी बेहद खुश थे।
अर्जुन को बढ़ावा देने की तुलना में रमेश इस भोज का नायक बन गया। सभी लोगों ने उनके प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दृश्य को देखकर प्रियांशी ने अर्जुन की तरफ देखा, जो चुपचाप बैठा था, बस पी रहा था, बिना किसी गुस्से या उदासीनता के। वह खुद को उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी, चूंकि आज रात आप नायक नहीं हैं, तो क्या आप इस पर नाराज नहीं होंगे? आम धारणा के अनुसार मानव जाति की स्वर्गीय चुनी हुई पीढ़ी में अहंकार होता है। चाहे वे कहीं भी हों, लोग स्वाभाविक रूप से अपार सम्मान दिखाते हैं। अगर उन्हें तुच्छ समझा जाए, तो ये प्रतिभाशाली लोग क्रोधित हो सकते हैं और भोज तुरंत छोड़ सकते हैं। लेकिन अर्जुन अलग था। हालांकि भोज में रौनक थी, फिर भी वह शांत और संयमित रहा। एक कोने में अकेला बैठा शराब पी रहा था। वह बेहद शालीन लग रहा था और उसकी आभा मनमोहक थी। मैं कोई दबंग व्यक्ति नहीं हूं। अभी सबसे जरूरी है साधना। मानवीय संबंध मुझे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते। मुझे अभी केवल इस तारामंडल की रक्षा करनी है। मिशन समाप्त होने के बाद मैं तारा गश्ती दूत बन जाऊंगा। मुझे इस भोज का नायक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने उदासीनता से कहा। ये सच ही था। हालांकि उसने अभी तक रमेश के साथ मालिक नौकर का अनुबंध नहीं किया था, फिर भी एक मालिक होने के नाते वह अपने अनुयायी के साथ थोड़ी सी तवज्जो पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने से कतराता था। उनके बीच पहले से ही काफी दूरी थी। अगर वह जबरदस्ती प्रतिस्पर्धा करता तो उसकी ही बदनामी होती। हालांकि प्रियांशी उसके विचारों से अनजान थी। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन वाकई मानव जाति में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसने इतनी कम उम्र में इतनी लगन से साधना की, बिना किसी अधीरता के इतनी जबरदस्त ताकत हासिल की, और निश्चित रूप से समय आने पर हत्या सूची में नंबर 1 बन जाएगा। सच कहूं तो उसके कुल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उसे अर्जुन से विवाह करने का कोई रास्ता ढूंढने को कहा था, और सच कहूं तो जैसे ही उसे यह खबर मिली, वह तैयार नहीं हुई। हालांकि अर्जुन ने उसे बचाया था और उसका रूप और बल भी उत्तम था, फिर भी वह उसे अच्छी तरह जानती नहीं थी। अगर वह एक तुच्छ व्यक्ति होता, तो वह ऐसे बेशर्म बदमाश से विवाह कैसे कर सकती थी? इसलिए इस अवधि के दौरान वह स्वाभाविक रूप से उसे देखती रही। अब ये देखकर कि वह अन्य मानव जाति के स्वर्गीय चुने हुए लोगों के प्रति अहंकारी तो था, लेकिन आम लोगों के प्रति विनम्र था, और ध्यान आकर्षित करने के लिए अन्य मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों को भी नहीं उकसाता था, उसके मन में एक अजीब सा आश्चर्य हुआ। ये व्यक्ति सचमुच अच्छा हो सकता है। शायद उसका आदर्श पति बिल्कुल ऐसा ही है। उससे शादी करना एक अच्छा विकल्प लगता है। एक पल के लिए प्रियांशी का दिल मचल उठा, पर अफसोस अर्जुन ने उसकी तरफ नजरें नहीं उठाईं। भोज का माहौल चरम पर पहुंचता देख वह धीरे से उठा और शांत भाव से बोला, रमेश, प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करते समय तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। बैंगनी थंडर कबीला और किंग्यू कबीला मानव जाति की विरासत को हड़पने के लिए किसी भी क्रूर तरीके का उपयोग करेंगे। कई ब्रह्मांडीय स्वर्गीय चुने हुए लोग पहले ही युद्ध के मैदान में मर चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ और कभी वापस ना आओ। ये सुनकर रमेश, जो बातचीत कर रहा था, कांप उठा। उसने अपने मालिक की तरफ देखा और एक कड़वी मुस्कान बिखेरते हुए धीरे से कहा, हाँ, मुझे पता है, मालिक। नगर की दीवार पर अर्जुन को दिया गया उसका भाषण बेहद धीमी आवाज में था, इसलिए किसी ने तुरंत ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब भोज में उसकी तेज चीख ने सभी को संदेह में डाल दिया, जिससे वे स्तब्ध रह गए और बोलने से डरने लगे। मालिक, वह किसे संबोधित कर रहे थे? उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, फिर रमेश की ओर देखा जो हत्या सूची में तीसरे स्थान पर था। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उच्च और शक्तिशाली रमेश किसी को गुरु कहेगा, खासकर तब जब अर्जुन हत्या सूची में 9वें स्थान पर था। इससे पहले वह सिर्फ एक अज्ञात नवागंतुक थे। अगर उसकी असली ताकत इतनी जबरदस्त न होती, तो शायद किंग्यून शहर के लोग ऐसे स्टार पेट्रोलर दूत को बहुत नापसंद करते। वह अचानक हत्या सूची में तीसरे नंबर पर कैसे आ गया? ये तो सरासर बकवास था। इसलिए वे ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। रमेश एक बेहद भयानक मानव जाति का स्वर्गीय चुना हुआ व्यक्ति था। अगर वे कुछ गलत कहते, तो वह गुस्से में आकर उन्हें वहीं मार डालता। और यह स्थिति कई सांसों तक बनी रही। अंततः किसी से रहा नहीं गया और उसने दांत पीसते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं, भगवान रमेश, आपके गुरु कौन हैं? हम मानव जाति हैं। ऐसा संबोधन असाधारण है। सबसे प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में, जो संभवतः आपके स्वामी हो सकते हैं। बोलने वाला कोई और नहीं, बल्कि जयंत था। किंग्यून नगर के स्वामी होने के नाते वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हत्या सूची में तीसरे स्थान पर रहने वाला एक स्वर्गीय चुना हुआ व्यक्ति किसी और का सेवक बन जाए। ऐसे प्राणी में असीम क्षमताएं थीं, यहाँ तक कि भविष्य में एक ऋषि बनने की क्षमता भी, सचमुच असाधारण। वह किसी को मास्टर कैसे कह सकता है? यह एक अविश्वसनीय मामला था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रमेश के नेतृत्व में उपस्थित सभी मानव जाति के स्वर्गीय चुने हुए लोगों ने अजीब तरह से अर्जुन की ओर देखा।
जाहिर है वे बहुत समय से बहुत विनम्र और मिलनसार रहे थे, अपने स्वामी की उपेक्षा कर रहे थे, और स्वाभाविक रूप से उनके मन में बहुत ही अरुचि थी। वे तुरंत उठ खड़े हुए और उनका अभिवादन किया। हम युद्ध के मैदान में सिर्फ पुण्य कमाने जाते हैं, या फिर पर्पल थंडर कबीले के कुछ और सदस्यों को मारने भी जाते हैं। वे लंबे समय से हमारी मानव जाति को जलाते, मारते और लूटते रहे हैं। हम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, इसलिए हम युद्ध के मैदान में पर्पल थंडर कबीले के कुछ और सदस्यों को मारने जाते हैं। हमें महान लोग कैसे माना जा सकता है? तारों वाले आकाश के युद्ध क्षेत्र में अब लोग हर समय मरते रहते हैं। गुरु सही कह रहे हैं, हम सावधान रहेंगे, लेकिन उनके तरीके चाहे कितने भी क्रूर क्यों न हो, एक और को मारना ही हिसाब बराबर करने के लिए काफी है। रमेश ने बेबसी से आह भरी। मानव जाति इस समय कमजोर थी, और वे ऋषियों द्वारा दी गई विरासत भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। वह बहुत क्रोधित थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए स्वर्गीय रूप से चुने गए मानव जाति के एक समूह को इकट्ठा किया। वह वास्तव में एक भावुक व्यक्ति थे। हालांकि मुझे कभी गुरु से दुश्मनी थी, अब मैं गुरु का अनुयायी हूँ। मुझे उम्मीद है कि गुरु मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं युद्ध के मैदान में गुरु के लिए और भी मार काट करूंगा। तेजस ने अपना सिर उठाया और एक घूंट तेज शराब पी ली। वह पहले से ही नशे में था। कुछ समय पहले ही उसे गंभीर चोट लगी थी, और अब वह लगातार खांस रहा था। ये सुनकर वहां मौजूद कई स्वर्गीय चुने हुए लोगों ने सिर हिलाया। ये सच था, हालांकि वे परम शक्ति का आदर करते थे, फिर भी वे अपने सच्चे स्वरूप के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। अगर वे एक मजबूत क्षेत्र में जाना चाहते थे, तो उन्हें चट्टान की तरह दृढ़ हृदय बनाए रखना था। अगर उनके शब्दों को अमान्य कर दिया जाता, तो यह अनिवार्य रूप से उनकी मैं अजेय हूं वाली मानसिकता को प्रभावित करता। इसलिए जब तक उनके जीवन को खतरा न हो, वे अपने खिलाफ नहीं जाते। हम गुरु का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। अगर हम युद्ध के मैदान में कदम रखते हैं, तो हम गुरु के लिए और भी विदेशी जातियों को जरूर मार डालेंगे। मानव जाति का बदला लेने के लिए। उन्होंने ये शब्द एक साथ कहे, उनकी आभा लगातार भड़क रही थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग अपना सिर घुमा रहे थे, उनकी आंखें सदमे से भर गई थीं। क्या ये सच है? तुम्हारा गुरु वास्तव में अर्जुन है? जयंत स्तब्ध था। किंगयुन शहर में भोज में कई महत्वपूर्ण हस्तियां और जयंत स्तब्ध होकर अपने सामने सब कुछ देख रहे थे, उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह सच है। रमेश, जो हत्या सूची में तीसरे स्थान पर था, स्वाभाविक रूप से अप्रतिम शक्ति का स्वामी था। उसने अनगिनत युद्धों में बिना हार मानी थी, और वर्तमान मानव तारा मंडल में कई लोग उसे नायक मानते थे। उनकी ख्याति अविश्वसनीय रूप से प्रचंड थी, वे जहां भी जाते, लोग उनका सम्मान करते। उनके जैसा अस्तित्व मानव जाति की युवा पीढ़ी में सचमुच सबसे शक्तिशाली था, और कोई भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी क्षमता और उनकी व्यक्तिगत शक्ति दोनों ही अद्भुत थीं। और उससे भी आगे, मानव जाति के सबसे शक्तिशाली विलक्षण व्यक्तियों में से एक होने के नाते, वह अहंकारी था, किसी को भी स्वीकार करने से लगभग कतराता था, और यहां तक कि कई प्रतिभाशाली लोग भी उसके अधीन थे। तार्किक रूप से, ऐसे व्यक्ति को एक युग पर हावी होना चाहिए था, और कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। लेकिन अब अचानक उसने जियांग ली पेट्रोल स्टार दूत के सामने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया? ये बहुत चौंकाने वाला था। जयंत को ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, वह बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब विशाल भोज हॉल पुनर्तः मौन छा गया था। उनकी निगाहें अनायास ही अर्जुन और रमेश के बीच घूम गईं, उनकी आंखें सदमे से भर गईं, और अब उनमें एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जियांगली के गश्ती दल के दूत ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये देखकर कि वहां मौजूद कई प्रतिभाशाली लोगों में से किसी ने भी उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं दिखाई और सभी ने समझदारी दिखाई, उसने शांति से अपना सिर पीछे झुकाया, हाथ में रखी शराब पी और धीरे से कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम आखिरकार मेरे पीछे आ ही रहे हो, और मैं स्वाभाविक रूप से आशा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान न हो। हालांकि तारों भरा आकाश युद्ध क्षेत्र सचमुच बहुत खतरनाक है, इसलिए कृपया अपना ख्याल रखें। ये शब्द कहते ही वहां मौजूद कई प्रतिभाशाली लोगों ने मौत का सामना ऐसे किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि आगे का रास्ता बेहद कठिन है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों के रूप में उन्हें अपनी अजेयता पर विश्वास था। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर भी चुकानी पड़े, वे फिर भी अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखकर कि भीड़ ज्यादा चर्चा नहीं कर रही थी, जियांग ली पेट्रोल स्टार दूत ने उन्हें सराहना भरी नजरों से देखा। हालांकि रमेश और तेजस आमतौर पर दबंग थे, फिर भी उनमें ईमानदारी थी। वे काय नहीं थे जो मौत से डरते थे, और वास्तव में वे उसके सेवक बन सकते थे। तुरंत वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसका खून उमड़ रहा था। भीड़ की चौंकती निगाहों के बीच उसने धीरे से पुनर्जन्म मोती की गहराई से एक स्क्रॉल निकाला, जो एक पर्पल थंडर कबीले के सदस्य की खाल से बुना गया एक अनुबंध था।
यह एक स्वामी सेवक अनुबंध था जिसे उसने प्रियांशी से सलाह लेने के बाद अपने खून और क्यूई से गढ़ा था। एक बार जब वह उस पर अपने सार, क्यूई और आत्मा से हस्ताक्षर कर देता, तो दूसरा पक्ष हमेशा के लिए उसका अनुयायी बन जाता। चाहे वे कहीं भी हों, उनका जीवन और मृत्यु उसकी इच्छा पर निर्भर करता। अगर दूसरा पक्ष उसके साथ विश्वासघात भी करता, तो भी वह एक ही विचार से उसकी मृत्यु का कारण बन सकता था। ऐसी पद्धति अत्यंत भयावह थी। लेकिन इसमें एक बड़ी खामी थी। इसके लिए यह आवश्यक था कि हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उसके प्रति अत्यंत विनम्र हो। यदि इसमें जरा भी असत्यता का संकेत था, तब अनुबंध तत्काल ही रद्द हो जाएगा। उसने ऐसा स्वामी सेवक अनुबंध बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। अगर यह वहां मौजूद मानव जाति के अनेक प्रतिभाशाली लोगों को उसके साथ विश्वासघात करने से रोकने के लिए न होता, तो इतना समय बर्बाद करना साधना पर खर्च करना बेहतर होता। इसलिए जैसे ही स्वामी सेवक अनुबंध सामने आया, वहां मौजूद सभी लोग एकदम खामोश हो गए। वे अनायास ही शून्य में तैरते चांदी जैसे चमकते चर्मपत्र को देखने लगे, उनकी आंखें सदमे से भर गईं। आखिरकार वे मानव जाति के विलक्षण प्रतिभावान थे, सुविज्ञ थे और स्वाभाविक रूप से ऐसे अनुबंध का उद्देश्य जानते थे। उन्होंने तुरंत ही यह स्वीकार कर लिया। हालांकि वे जियांगली के गश्ती दल के दूत के अधीन होने को तैयार थे, लेकिन वे अहंकार के आदी थे और सचमुच खुद पर बेड़ियां डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यह स्वामी सेवक अनुबंध बनाने का वह तरीका है जो केवल शक्तिशाली मानवजाति संप्रदाय ही कर सकते हैं। हालांकि किंगयुन शहर दूरस्थ था, वे मूर्ख नहीं थे। कई लोग दूसरे तारामंडलों की यात्रा कर चुके थे और चर्मपत्र में लिखी जानकारी समझकर वे तुरंत घबरा गए। क्या यह एक ऐसी अमानवीय चीज है जिसे केवल शक्तिशाली संप्रदाय ही गढ़ने के योग्य हैं? सच में ऐसा ही है। जब मैं छोटा था, मैंने एक बार एक और स्टार सिस्टम का अनुभव किया था और जानता था कि अगर ऐसी कोई चीज बेची जाए तो निस्संदेह इसकी कीमत आसमान छू जाएगी। एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस जीवन में इसे धोखा देने का कोई तरीका नहीं है। प्रमुख संप्रदायों के लिए यह धन उत्पन्न करने का एक निश्चित तरीका है। इसलिए वे ऐसी विरासत को लीक नहीं कर सकते। मेरा अनुमान बिल्कुल सही है। जियांगली पेट्रोल स्टार दूत की वास्तव में एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है। तो बस यही है। कोई आश्चर्य नहीं कि रमेश, जो कि हत्या सूची में तीसरे स्थान पर था, उसके सामने झुकने को तैयार था। जियांगली पेट्रोल स्टार दूत के पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति है। उम्र में युवा, फिर भी इतनी ताकतवर। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसके पीछे कोई नहीं है। हो सकता है कि कोई शक्तिशाली संप्रदाय उसका समर्थन कर रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक स्वामी सेवक अनुबंध के निष्पादन का गवाह बनूंगा। ये बहुत चौंकाने वाला है। जियांगली पेट्रोल स्टार दूत वास्तव में हत्या सूची में तीसरे स्थान पर रहने वाले रमेश को अपना नौकर बनाने जा रहा है। हे भगवान, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? दुनिया में ऐसी बेतुकी चीज कैसे हो सकती है? हत्या सूची में 9वें स्थान पर रहने वाला वास्तव में रमेश को अपने नौकर के रूप में वश में करने जा रहा है। किंगयुन शहर के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति आश्चर्य से चिल्लाए, उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। जबकि कोने में बैठे जयंत चुपचाप अपनी शराब पी रहे थे, उनकी आंखों में जटिलता और भय का मिश्रण दिख रहा था। भीड़ की बातें सुनकर जियांगली पेट्रोल स्टार दूत आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा था कि स्वामी सेवक अनुबंध की पद्धति बाजार में आम बात है, वरना प्रियांशी उसे इतनी आसानी से यह कैसे सिखा सकती थी। लेकिन अब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बड़े संप्रदायों में ऐसी कोई चीज आम नहीं होती, और उनमें से कोई भी बाजार में आसमान छूती कीमत पर बिक सकती है। यदि सचमुच ऐसा होता तो वह कृतज्ञता का महान ऋणी था। जियांगली पेट्रोल स्टार दूत ने धीरे से प्रियांशी की ओर देखा, जो कोने में अलग थलग थी और कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह पहले बोल देगी, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संप्रदाय की स्वामी सेवक अनुबंध पद्धति में 3006 लाख विविधताएं हैं। इसे गढ़ने के लिए हर पल सही समय और स्थान का चुनाव करना जरूरी है। हालांकि आपने आज एक बनाया है, लेकिन इसके विवरण मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अगली बार गढ़ना सफल नहीं होगा। ऐसी स्वामी सेवक अनुबंध पद्धति कैसे सिखाई जा सकती है? मैं स्वाभाविक रूप से इसे पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझता हूँ। उसने अपने लाल होंठ खोले, अब कोई अलगाव या अस्वीकृति नहीं दिखाई, बल्कि उसकी जगह एक ठंडी और सुंदर मुस्कान आ गई, और हल्के से बोली, मुझे बचाने में आपकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए ही मैंने आपको स्वामी सेवक अनुबंध बनाने में मदद की। वास्तव में इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसने ये कहा, वह अंदर से मानती थी कि अगर वह जियांगली पेट्रोल स्टार दूत से शादी करती है, तो वह स्वाभाविक रूप से भविष्य में उसका अपना माना जाएगा, और इस तरह के एक अनपेक्षित को स्वाभाविक रूप से सिखाया जा सकता है। लेकिन विचारों को एक तरफ रखते हुए, पहाड़ की चोटी पर एकाकी ठंडी और गर्वित सुंदरी के रूप में, वह स्वाभाविक रूप से आसानी से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करेगी और अत्यंत उदासीन बनी रहेगी। ये स्वीकार्य होगा।
जियांगली पेट्रोल स्टार दूत ने राहत की सांस ली और बेचैन रमेश और मानव जाति के कई प्रतिभाशाली लोगों को शांति से देखते हुए धीरे से कहा, इस समय मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं। क्या तुम मेरे सामने झुकने को तैयार हो? अगर नहीं, तो तुम खुद जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम मेरे सामने झुकने को तैयार हो तो तुम यहाँ अपने हस्ताक्षर कर सकते हो, और अगर तुम अब से मुझे अपना स्वामी मानकर मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आऊंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मानव जाति के कई प्रतिभाशाली लोग बेचैनी से हिलने लगे, उनकी आंखों में झिझक दिखाई दे रही थी। लेकिन बहुत देर नहीं हुई थी कि एक व्यक्ति धीरे से आगे बढ़ा, दांत पीसते हुए, और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। मैंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सभी लोग कृपया अपनी इच्छानुसार करें। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, भीड़ की निगाहें पूरी तरह स्थिर हो गईं। भोज में उपस्थित सभी लोग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति को आश्चर्य से देख रहे थे, उनकी निगाहें अवर्णनीय आश्चर्य से भरी हुई थीं। चचेरे भाई, तुम ऐसा क्यों करोगे? तेजस की चौंकी हुई आवाज सबके कानों में गूंज रही थी। जब वह अविश्वास से कजिन को देख रहा था, उसकी आंखें गहरी उलझन से भरी हुई थीं। उसकी नज़र में कजिन किलिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर था, जिसमें भयानक ताकत और अनोखा अहंकार था। कजिन कभी किसी के आगे नहीं झुका, उसने किलिंग लिस्ट के सरदार से लड़ाई लड़ी थी और हार के बावजूद अडिग रहा। लेकिन अब उन्होंने सबसे पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों किए? क्या वह अपनी गरिमा और अतीत के गौरव को त्यागने जा रहा था? ये चचेरे भाई के विपरीत था। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। पूरी तरह से अर्जुन के अधीन हो जाओ, वरना तुम अकेले ही स्टार पेट्रोलर दूत शिविर लौट सकते हो। तुम्हारी ताकत अपर्याप्त है और तुम्हारे पास अनुभव की भी कमी है। इसीलिए मैं तुम्हें फ्रंटलाइन पर लाया था, ताकि तुम्हें असली मांस की चक्की दिखा सकूं, इस उम्मीद में कि तुम अपने अहंकार पर काबू पा लोगे। लेकिन अब लगता है कि तुम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हो। तुम और मैं एक ही रास्ते पर नहीं हैं, अब तुम अकेले जा सकते हो। रमेश की ठंडी आवाज गूंजी। वह अभी भी बहुत घमंडी था, फिर भी केवल अर्जुन के प्रति ही वह पूरी तरह से विनम्र था। चूंकि चचेरे भाई ने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं आपके साथ चलूंगा। तेजस ने अपने दांत पीसते हुए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए स्क्रॉल पर अपना नाम हस्ताक्षर किया। उसकी निगाहें गंभीर लेकिन असहाय रूप से शांत थीं। उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त थी। अगर चचेरे भाई की बात ना होती, तो जिन लोगों को उसने अतीत में धमकाया था, वे जरूर बदला लेंगे। इसके बजाय अर्जुन को अपना गुरु मानना बेहतर था। हालांकि उसे अग्रिम मोर्चे पर अर्जुन के लिए अथक परिश्रम करना होगा। अगर उसकी ताकत बढ़ सके तो यह उसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उन दोनों के हस्ताक्षर करने के बाद शेष कुछ दिव्य प्रतिभाओं ने स्वाभाविक रूप से ज्यादा संकोच नहीं किया। वे पहले ही रमेश के अधीन हो चुके थे और अब ये केवल किसी अन्य व्यक्ति को अपना स्वामी स्वीकार करना था। यदि दूसरे पक्ष की शक्ति अपर्याप्त होती तो वे स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक होते, लेकिन अर्जुन रमेश को आसानी से दबा सकता था, जो अत्यंत गहन क्षमता का संकेत था। स्वाभाविक रूप से वह उनके स्वामी के रूप में आदर पाने के योग्य थे। इसलिए उन्होंने ज्यादा संकोच नहीं किया और एक के बाद एक उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके स्क्रॉल पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और बिना किसी विरोध के मास्टर कहकर पुकारे। और जब उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से चर्मपत्र पर हस्ताक्षर किए तो कुछ ही सांसों में शून्य में अचानक चांदी की रोशनी की धारियां प्रकट हो गईं। भीड़ की विस्मयकारी निगाहों के नीचे उस चांदी की रोशनी ने रमेश और बाकी सभी के शरीर से प्राणवायु रक्त की एक धारा खींची, जो अंततः अर्जुन के हाथ में जमा हो गई। उसके बाद उनका जीवन अब उनका अपना नहीं रहा। वे पूरी तरह से दूसरे पक्ष के अधीन हो जाएंगे और सच्चे सेवक बन जाएंगे। और साथ ही साथ अर्जुन को सचमुच अपने अलावा कई और जीवों की उपस्थिति का आभास हो गया था। अगर वह चाहता तो एक ही विचार से उनकी आत्माओं को नष्ट भी कर सकता था। ये तरीका वाकई बहुत सुविधाजनक था। उसके बाद उसके अधीन सचमुच कई सेवक हो जाते। एक बार जब आप अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे तो आप हम में से एक होंगे। आखिरकार मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम में से एक भी अचानक तो नहीं चला गया। इसके बजाय आप सभी ने स्वेच्छा से मेरी बात मान ली। अनुबंध में जरा भी झिझक नहीं दिखाई दी। वह मंद मंद मुस्कुराया, आश्चर्यचकित जयंत की ओर देखा और धीरे से कहा, उनके लिए खेती करने के लिए कमरे तैयार करो। भोज के बाद उन्हें जल्दी से अपना महत्वपूर्ण रक्त पुनः प्राप्त करना होगा। जल्द ही हम अग्रिम पंक्ति में प्रवेश करेंगे और उस स्थान पर थोड़ी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। हमारी मानव जाति की युवा पीढ़ी के स्वर्गीय प्रतिभाओं के रूप में आपको बिना किसी कारण के मरने की अनुमति नहीं है। जयंत का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत सहमति में सिर झुका दिया। वह क्या कह सकता था? अर्जुन तो एक राक्षस था। वह एक नए व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत चरम सीमा तक भयानक थी और उसके पीछे एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि भी थी। अन्यथा वह रमेश को, जो हत्या सूची में तीसरे स्थान पर था, इतनी आसानी से कैसे वश में कर सकता था?
इसके अलावा वह मानव जाति की अनेक स्वर्गीय प्रतिभाओं को अधीन कर सकता था। ये तो बिल्कुल अकल्पनीय था। यदि उसने वास्तव में ये सब नहीं देखा होता, वह यह मानने को भी तैयार था कि उसके सामने जो कुछ भी है वह महज एक सपना है। उसने असहाय होकर धीरे से आह भरी और कमरे तैयार करने के लिए जल्दी से चला गया। और साथ ही साथ किंगयुन शहर के कई प्रमुख लोगों का स्वाभाविक रूप से भोज जारी रखने का मन नहीं था, उनकी निगाहें कांप रही थीं। जाहिर है, वे अर्जुन के तरीकों से सचमुच भयभीत थे। उन्होंने एक बार ऐसे ही एक प्रमुख व्यक्ति से पूछताछ की थी। वे सचमुच मरने के लायक थे। वे चाहते थे कि वे स्वयं को कुछ बार मुक्का मार सकें। जब अर्जुन ने तारामंडल की रक्षा का कार्यभार संभाला, उन्होंने सोचा कि वह एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे बहुत मूर्ख थे। एक प्रमुख व्यक्ति उनके ठीक बगल में था, फिर भी उन्हें कृपालुता का तरीका भी नहीं सूझ रहा था। तुरंत ही वहां उपस्थित सभी प्रमुख व्यक्ति कृपालुता से मुस्कुराए, क्षमा याचना की, और यहां तक कि स्वेच्छा से उपहार भी भेंट किए, अर्जुन से क्षमा याचना की। हालांकि उसने हाल ही में बहुत से विदेशी दिव्य प्रतिभाओं को मार डाला था, और युद्ध की लूट सचमुच बहुत ज्यादा थी। उनके द्वारा दिए गए उपहार अर्जुन के लिए देखने लायक भी नहीं थे, इसलिए उसने तुरंत उन्हें अपने अधीनस्थों को दे दिया। और उसके बाद अर्जुन ने वहां उपस्थित कई प्रमुख हस्तियों को बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। स्वाभाविक रूप से भोज जारी नहीं रह सका। आधी रात्रि के बाद अंततः भोज पुनर्तः समाप्त हो गया। रमेश और अन्य लोग सिटी लॉर्ड के भवन में विश्राम करने लगे, और अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। उन्होंने स्वामी सेवक अनुबंध का मामला पहले ही सुलझा लिया था, तो फिर स्वर्गीय दानव संत शरीर क्यों था? प्राचीन मानव कुल के खंडहरों के लिए लालची, इसमें किस प्रकार की विरासत थी? अर्जुन के मन में संदेह का भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन ये यहीं तक सीमित था। फ्रंटलाइन अब बहुत खतरनाक हो गई थी, और उसकी ताकत अभी भी अपर्याप्त थी। उसने पर्पल थंडर कबीले के कई प्रमुख लोगों के वंशजों को भी मार डाला था। अगर वह जल्दबाजी में फ्रंटलाइन की ओर बढ़ता तो उसे घेर लिया जाता। उस समय, हालांकि वह घेरा तोड़ सकता था, उसके कुछ सेवक अवश्य ही मारे जाते। यह ऐसी चीज थी जिसे वह देखना नहीं चाहता था। चाहे कुछ भी हो, रमेश को फ्रंटलाइन पर जाना ही होगा। यह उच्च अधिकारियों का आदेश है। हालांकि मैं लड़ने के लिए फ्रंटलाइन में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं जांच के लिए उनका उपयोग कर सकता हूं। अगर स्थिति अच्छी है, तो शायद मैं फ्रंटलाइन पर जाकर जांच कर सकता हूं कि विरासत क्या है। अगर इससे मुझे फायदा होता है, तो इसके लिए लड़ने में क्या गलत है? अर्जुन ने क्षण भर सोचा और तुरंत निर्णय ले लिया। वह धीरे से उठा और अपने पास रखे सैकड़ों स्फूर्ति कणों के सहारे पुनः साधना में लीन हो गया। न जाने क्यों, इस बार उसे अचानक एक सनक सूझी। करोड़ गुना साधना गति के प्रभाव में वह 5वीं दिव्य शक्ति के शिखर पर पूरी तरह पहुंच गया। अगले दिन अर्जुन, जो युक्वान पैलेस में थे, को आश्चर्यजनक समाचार मिला। जियांग ली पेट्रोलर स्टार दूत को रिपोर्ट कर रहा हूं। स्टार सिस्टम संचार मार्ग बहाल कर दिया गया है। स्टार पेट्रोलर दूत शिविर से खबर आई है। हमें बता रहे हैं कि हमें शिविर में वापस लौटना होगा। मानव जाति के उच्च अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। रमेश और उसके समूह को अब फ्रंटलाइन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे बाद में ब्लैक क्लाउड स्टार सिस्टम की रखवाली जारी रखने के लिए अन्य लोगों को ढूंढ लेंगे। जयंत ने बगल से ईमानदारी से रिपोर्ट दी, उसकी आंखों में अनिच्छा का भाव था। अल्पविराम।